देख रहे हैं एकेएस ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ आपको क्लास 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का कंप्लीट एनसीईआरटी तैयारी, बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल फ्री मिलेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको लास्ट तक देखिए जिससे कि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन। इसमें पढ़ना है सबसे पहले मैकेनिक्स। तो फ्रेंड्स, मैकेनिक्स क्या होता है ये देखते हैं। तो मैकेनिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैकेनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। क्लियर है? इसके बाद क्या है, देयर आर थ्री ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स दैट एग्जामिन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच एज। तो ऑब्जेक्ट के मोशन को एग्जामिन करने के लिए मैकेनिक्स का तीन ब्रांचेज है। क्लियर है? जो है स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि स्टैटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है और डायनामिक्स क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक्स। It is a branch of mechanics in which we study the object at rest। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है उस समय उसके बारे में जो स्टडी करते हैं, तो मैकेनिक्स के उस ब्रांच को स्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है? इन स्टैटिक्स टाइम फैक्टर डज नॉट प्ले एनी रोल। स्टैटिक्स में क्या है कि टाइम फैक्टर का कोई रोल नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे होता है। क्लियर है? अब देखते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है? इट डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट लुकिंग एट द काउज ऑफ द मोशन। इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, साथ में मोशन किस कारण से हो रहा है उसके बारे में नहीं पढ़ते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। हियर टाइम फैक्टर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो काइनेमेटिक्स में क्या है, टाइम फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है? अब हम लोग डायनामिक्स देखते हैं। इट रिलेट्स द मोशन ऑफ object to the force which cause the motion। डायनेमिक्स क्या है? ऑब्जेक्ट के मोशन को फोर्स से रिलेट करता है और वही फोर्स मोशन का कारण होता है। क्लियर है? द टाइम फैक्टर ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। और इसमें टाइम फैक्टर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रेस्ट। ठीक है? रेस्ट किसको कहते हैं चलिए समझते हैं। इफ द position of an object does not change with respect to its surrounding with the passage of time, it is said to be अगर ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में और साथ में टाइम पास होते रहता है, तो ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि वो रेस्ट पे है। क्लियर है? जैसे बुक लाइंग ऑन द टेबल। एक टेबल पे बुक रखा हुआ है तो उसको कहेंगे कि वो रेस्ट पे है। अ पर्सन सिटिंग ऑन अ चेयर। और एक पर्सन है जो चेयर पे बैठा हुआ है, तो टाइम पार होते जा रहा है और जो पर्सन है वो बैठा हुआ है, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो इसको कहेंगे रेस्ट पे है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग समझते हैं मोशन क्या है। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज करेगा सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन के स्टेट में है। क्लियर फ्रेंड्स? Thus, motion can be defined as change in position of an object with time। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि मोशन जो है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करेगा तो कहेंगे कि वो मोशन में है। ठीक है? इट इज कॉमन टू एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। और ये यूनिवर्स में हर एक जगह पे ये कॉमन है। ठीक है? जैसे इन आवर डेली लाइफ वी सी ट्रेन मूविंग ऑन रेल। जैसे हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं कि ट्रेन मूव करता है
रेल पे द वॉकिंग मैन और क्राउलिंग इंसेक्ट्स, वाटर फ्लोइंग डाउन इन अ डैम, एटीसी। तो ये सभी क्या है कि ये मोशन में है। क्लियर है? अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन का जो टाइप्स होता है, 2 टाइप से हम लोग इसको क्लासिफ़ाई करते हैं। पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पाथ फॉलोड। ऑब्जेक्ट जो है वो कौन-सा पाथ फॉलो कर रहा है, उसके बेसिस पे मोशन को क्लासिफ़ाई करते हैं हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन पे। ठीक है? अब चलिए हम लोग समझते हैं रेक्टिलिनियर मोशन क्या है। द मोशन इन व्हिच अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ठीक है? तो उसको क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे मोशन ऑफ स्लाइडिंग बॉडी ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। जब इंक्लाइंड प्लेन में कोई बॉडी स्लाइड करता है, तो उसके मोशन को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है? अब देखते हैं सर्कुलर मोशन। द मोशन इन व्हिच अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल या सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो जब ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो उसके मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। एग्ज़ाम्पल देखिए, अ स्ट्रिंग हर्ल्ड इन अ सर्कुलर लूप। जैसे स्ट्रिंग को सर्कुलर लूप में ऐसे-ऐसे घुमाते हैं, तो ये क्या कहलाता है? सर्कुलर मोशन। ठीक है? अब समझते हैं ऑसिलेटरी मोशन क्या है? द मोशन इन व्हिच अ पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ गिवन पॉइंट इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी गिवन पॉइंट के आगे पीछे मूव करता है, तो उसके मोशन को क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। जैसे सिंपल पेंडुलम। फ्रेंड्स, सिंपल पेंडुलम में क्या होता है? एक पेंडुलम होता है, ये बॉब होता है, ये फिक्स पॉइंट है। इसके अबाउट आगे पीछे इस तरह से मोशन करता है। तो इसके मोशन को, ये है सिंपल पेंडुलम, तो इसके मोशन को क्या कहेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिफाइन द मोशन। मतलब मोशन को डिफाइन करने के लिए कितना कोऑर्डिनेट का ज़रूरत होता है, उसके बेसिस पे टाइप्स ऑफ मोशन हम लोग देखेंगे। तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें होता है 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन क्या है? द मोशन इन व्हिच ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड एज 1D इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट इज नीडेड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट के पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ एक कोऑर्डिनेट का ज़रूरत पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या कहेंगे? 1 डायमेंशनल मोशन। जैसे कोऑर्डिनेट हम लोग समझते हैं, जैसे ये होता है एक्स एक्सिस, तो सिर्फ एक एक्सिस, एक ही डायमेंशन को ज़रूरत पड़ेगा, तो इसको 1 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। क्लियर है? अब जैसे देखिए यहाँ पे ओ पॉइंट है, इधर एक्स है, इधर नेगेटिव एक्स है। अब समझते हैं, इन 1 डायमेंशन द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। 1 डायमेंशन मोशन में क्या होता है? ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मूव करता है। इन दिस टाइप ऑफ मोशन देयर आर ओनली 2 डायरेक्शन, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, इन व्हिच द ऑब्जेक्ट मूव एंड these डायरेक्शन आर स्पेसिफाइड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। क्लियर है? मतलब ये है कि जब 1 डायमेंशनल मोशन ऑब्जेक्ट मोशन करता है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 डायरेक्शन होता है, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। इसी तरह एक होता है अपवर्ड जा सकता है या डाउनवर्ड जा सकता है। अगर अपवर्ड को पॉजिटिव लेंगे, तो डाउनवर्ड को नेगेटिव लेना होगा। इस तरह से अगर यहाँ सेंटर लेते हैं, तो राइट साइड अगर पॉजिटिव है, तो लेफ्ट साइड नेगेटिव होगा। क्लियर है? तो इस तरह से 2 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। एग्ज़ाम्पल हम लोग समझते हैं, अ बॉय रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। अगर एक लड़का है जो स्ट्रेट रोड में मूव कर रहा है, तो इसके मोशन कैसा होगा? 1 डायमेंशनल होगा। अब देखते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। तो 2 डायमेंशनल मोशन क्या है? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड एज 2 डायमेंशन इफ 2 कोऑर्डिनेट्स आर नीडेड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट के पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट का ज़रूरत पड़ेगा, तो उसके मोशन को क्या कहेंगे? 2 डायमेंशनल मोशन। जैसे यहाँ समझते हैं, यहाँ पे इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है। अब ऑब्जेक्ट के मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ 2 डायमेंशन का ज़रूरत पड़ रहा है, एक्स और वाई। तो उसके मोशन को क्या कहेंगे? 2 डायमेंशनल। इन 2 डायमेंशनल मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ प्लेन। तो 2 डायमेंशनल मोशन में ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करता है? प्लेन में।
प्लेन क्या होता है? तो कोई भी दो एक्सिस कोई भी लेंगे, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, इस तरह से इसको प्लेन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, जैसे अर्थ है, अब अर्थ के अराउंड सैटेलाइट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है मान लेते हैं, तो ये दो एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको मोशन को कहेंगे टू डायमेंशनल मोशन। आप समझते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज थ्री डायमेंशनल इफ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट आर नीडेड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट के पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए तीनों कोऑर्डिनेट का ज़रूरत पड़ेगा, तो उसके मोशन को क्या कहेंगे? थ्री डायमेंशनल मोशन। क्लियर है? दिस टाइप ऑफ मोशन टेक्स प्लेस इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। और इस टाइप का मोशन कहाँ पे होता है? थ्री डायमेंशनल स्पेस पे। जैसे एग्जांपल समझते हैं, बटरफ्लाई फ्लाइंग इन गार्डन। बटरफ्लाई जो है गार्डन में फ्लाई कर रहा है, तो वो तीनों डायमेंशन में मूव कर सकता है। द मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल का जो मोशन होता है वो भी तीनों डायमेंशन में मूव कर सकता है। ठीक है? अब जैसे देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर कंसीडर करेंगे कोई पॉइंट को, तो एक्स, वाई और जेड तीनों के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इसलिए ये हो गया स्पेस में मोशन। समझ में आया? अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है वो समझते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस इट मूव्स इन अ रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, और उसका साइज उस डिस्टेंस से बहुत कम होता है, तो ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर है? जैसे एग्जांपल समझते हैं। अ ट्रेन अंडर अ जर्नी ऑफ सेवरल हंड्रेड किलोमीटर्स कैन बी रिगार्डेड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब ये है कि अगर एक ट्रेन है जो कुछ 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो जो ट्रेन का जो लेंथ होगा वो बहुत छोटा होगा, तो ट्रेन को पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अर्थ कैन बी रिगार्डेड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। अर्थ को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि फॉर स्टडिंग इट मोशन अराउंड द सन। अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करता है, तो जो सन के अराउंड मूव करता है वो काफ़ी बड़ा डिस्टेंस होता है अर्थ के साइज के कंपैरिजन में, तो इसको भी हम लोग पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। आगे है एक एनसीईआरटी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग ही है, तो चलिए समझते हैं। In which of the following example of motion can the body be considered approximately a point object? मतलब नीचे जो तीन एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें से हम लोग को ये बताना है कि कौन सा पॉइंट मास ऑब्जेक्ट होगा और कौन नहीं होगा। पहला क्वेश्चन है, अ रेल अ रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशन। एक रेलवे कैरेज है जो दो स्टेशन के बीच विदाउट जर्क मूव कर रहा है, तो ये पॉइंट मास ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं समझते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? अ रेलवे कैरेज इज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशन। इट मीन्स स्टेशन आर एट लार्ज डिस्टेंस, देयरफॉर रेलवे कैरेज कैन बी टेकन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस के बीच में दो स्टेशन के बीच में डिस्टेंस जो होता है वो काफ़ी लार्ज होता है इन कंपैरिजन टू रेलवे कैरेज, तो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अ मंकी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ अ मैन साइक्लिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। एक मंकी एक आदमी के सिर पे बैठा हुआ है और आदमी जो है वो साइकिलिंग कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पे, तो ये पॉइंट मास ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं ये बताना है। तो चूंकि मैन जो है वो मूव कर रहा है साइकिलिंग ट्रैक साइकिलिंग ट्रैक पे, साइकिलिंग कर रहा है स्मूथली ट्रैक पे, तो ये काफ़ी लार्ज डिस्टेंस कवर कर रहा है, जिस तो इसमें मैन को भी हम लोग पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है, अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। एक स्पिनिंग बॉल जैसे ही ग्राउंड को हिट करता है वो स्पिन कर जाता है, ठीक है, टर्न कर जाता है, तो ये होगा कि नहीं पॉइंट मास सब्जेक्ट ये बताना है। तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल इज नॉट सो लार्ज, देयरफॉर स्पिनिंग क्रिकेट बॉल कैन नॉट बी टेकन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो मतलब ये है कि जैसे स्पिन बॉल किया जाता है बॉलर के द्वारा,
तो यहाँ पे बॉल जो है वो बहुत लार्ज डिस्टेंस कवर नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे स्पिनिंग क्रिकेट बॉल को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होता है? तो जब भी हम लोग कोई फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी करते हैं तो वो दो तरीक़ा से करते हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। क्लियर है? अब हम लोग समझते हैं कि स्केलर किसको कहते हैं और वेक्टर किसको कहते हैं। तो स्केलर समझते हैं सबसे पहले। स्केलर क्या है? इफ ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई अ फिजिकल क्वांटिटी, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी और स्केलर्स। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड का ज़रूरत पड़ेगा, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहेंगे या फिर स्केलर्स कहेंगे। जैसे मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, ये सब को स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड का ज़रूरत होता है। उसी तरह वेक्टर क्या समझते हैं? इफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द फिजिकल क्वांटिटी, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज वेक्टर्स क्वांटिटी और वेक्टर्स। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का ज़रूरत पड़ेगा, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को कहेंगे वेक्टर्स। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह के और भी वीडियो मिल सके।